हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, मैं आपकी मेंटोर शैली हूँ और मैं आपको राजस्थान एपीओ के प्रीलिम्स में जो भी माइनर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके, मैं वो यूट्यूब पे आपको फ्री में कराए हैं। ठीक है। उसके साथ मेजर एक्ट्स जो है ना, उसके मैं आपको कंपैरिजन और साथ में मैं आपको इसके प्रोबेबल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो आपको बताऊंगी। तो आज की क्लास में हम बीएसए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट का ये डाउट है कि क्वेश्चंस ओल्ड वाले सेक्शंस हमें याद करने हैं कि नहीं करने हैं, तो उनके लिए मैं एक बात उनको बताना चाहूंगी। ठीक है। कि अब आप ये देखिए कि हम अभी बीएसए पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ बीएसए और एविडेंस का बताऊंगी। ठीक है। जब हम आईपीसी और बीएनएस करेंगे तो मैं उसके क्वेश्चंस बताऊंगी और उसको कैसे करना है। तो अब आप देखिए बीएसए में आपके पास सिलेबस कितना छोटा सा है। ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि बीएसए का जो हमारा सिलेबस है इतना छोटा सा है, तो उसको भी हम क्या सेक्शंस याद करें या नहीं करें, तो मेरा आंसर होगा यस, आपको करने हैं। ओल्ड के भी सेक्शंस याद करने हैं और बीएसए के न्यू के भी सेक्शंस याद करने हैं। अब वो कैसे करने हैं मैं अभी आपको, जैसे जैसे आप लेक्चर्स करेंगे ना, आपका इस लेक्चर के कंप्लीट होते में ही सारे सेक्शंस भी आपको याद हो जाएंगे, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एविडेंस में आपको मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चंस टोटल, तो वैसे आपके 9 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं इस बार। ठीक है, एविडेंस से और बीएसए को मिला के। अगर हम इसमें से मानते हैं कि 4 या 5 क्वेश्चंस इसने ओल्ड के सेक्शंस के पूछ भी लिए, तो भी आप इसको एकदम ले आएंगे पूरे। ठीक। तो इस क्लास में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या न्यू चेंजेस आए हैं, इसके ओल्ड सेक्शंस कौन से हैं, ठीक है, और क्या क्वेश्चंस ये पूछ सकता है न्यू को लेके, कंपैरिजन को लेके। ठीक है। आपको मैं ये बताऊंगी। अब इस सेक्शन के जो ये सेशन है, इस सेशन के बाद आप लोगों को क्या करना है, अगर किसी के पास एविडेंस एक्ट नहीं है उसको नहीं परचेज करनी है। अभी आप अपनी बीएसए लेके बैठेंगे। ठीक है, बीएसए की बेयर एक्ट लीजिए और एक एक आप न्यू पेन ले लीजिए। ठीक है। पेन जो कलर आपने इस बेयर एक्ट में यूज नहीं किया है, जैसे रेड यूज नहीं किया है या आप ग्रीन यूज करना चाहते हैं, उसको यूज करिए। और ये जो चीज मैं लिख रही हूँ या मैं ये लिख के लाई हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, तो आपको उसको उसमें टिक मार्क कर देना है। ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है कि जब आप ये सेशन ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको फिर से एक बार बेयर एक्ट, जब आप रिवीजन करेंगे आपको बेयर एक्ट पढ़नी है। ठीक है। और बेयर एक्ट पढ़ने के बाद आपको एक बार ओल्ड वाले के, अगर आपको परीक्षा मंथन के एमसीक्यूज लगा लेने हैं, ठीक है, उसको आपको पीवाईक्यू है परीक्षा मंथन पूरी, और एक न्यू वाली के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। अगर आपके पास आपने कोई मॉक टेस्ट ले रखा है किसी इंस्टीट्यूट का, अगर उसमें सब्जेक्ट वाइज है, तो फिर इस सब्जेक्ट का मॉक लगा लीजिएगा। उस मॉक में जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं, उस मिस्टेक को आप, जिस भी सेक्शन की मिस्टेक्स होती है उसको आप वापस से सेक्शन को रीड करिए और उसको समझिए। और उस जहाँ आपकी मिस्टेक होती है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि यहाँ पे मैं बार बार फंसती हूँ या यहाँ पे मैं फंसता हूँ। और कोई भी अगर केस लॉस कैसे करने होते हैं, कि केस लॉ जो भी आपके सेक्शंस, जो भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसको आप नोट डाउन करते रहिए। अलग नोटबुक बना सकते हैं, A4 शीट यूज कर सकते हैं, जैसे आपको करना है। ठीक है। अब हम चलते हैं बीएसए में अपने। अब आप देखिए, जब आपका बीएसए आपको पता है 2023 है, ठीक है, तो आप ये देखिए बीएसए 2023 है, इसका एक्ट नंबर 47 है आपका। ओके। एक्ट नंबर आपका 47 है। ओके। और प्रेसिडेंट की इसमें एसेंट 25 दिसंबर को मिली है। ओके। और ये इन्फोर्समेंट में आया है 1 जुलाई में, ये तो सबको पता है। ओके। अब आपको साथ में इसी पैटर्न पे एविडेंस का भी लिखना है। ठीक, जो आप बीएसए का लिख रहे हैं उसी को आपको एविडेंस का भी लिखना है। तो एविडेंस का मैं आपके लिए ये लेकर आ गई हूँ कि एविडेंस का क्या है, एक्ट नंबर 1 है, इसकी इनेक्टमेंट डेट 15 मार्च की थी 1872, और ये इन्फोर्समेंट में आया 1 सितंबर 1872। ओके। जितना आपने बीएसए का लिखा है एक जगह मैं आपको बताते आ रही हूँ, इसी के साथ में आपको एविडेंस का भी लिख लेना है अपनी बेयर एक्ट में। इसका अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो वो आपके करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं इसके प्रिएम्बल में।
तो प्रियम्बल में जो ये बीएसए का प्रियम्बल है, बीएसए के प्रियम्बल में ये चीज बीएसए लेके बैठनी है आपको बेयर एक्ट में। एक ये चीज न्यू ऐड हुई है, जनरल रूल्स, और साथ में हमारा प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल, ये भी न्यू ऐड हुआ है। ये पुराने एक्ट में नहीं था, इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था, उसमें कंसोलिडेट की बात कर रहा था, डिफाइन की बात कर रहा था, और अमेंड की बात कर रहा था। इंडियन एविडेंस एक्ट में इन तीन चीज की बात कर रहा था। ये आप अपने ऐसे करके लिख सकते हैं, नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि राजस्थान एपीओ का जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। और बीएसए में ये चीज थी हमारी, ओके। ये मैंने आपको इतना बता दिया है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से अब हमारे पार्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, बीएसए के। तो आप देखिए कि बीएसए का पार्ट वन जो है वो सेक्शन वन और टू से डील कर रहा है, और पार्ट टू जो है वो सेक्शन थ्री से लेके 50 तक डील कर रहा है, पार्ट टू। अब उसी तरह से जो एविडेंस का पार्ट वन था ना, वो वन से लेके 55 तक डील कर रहा था, जिसको बीएसए में दो पार्ट्स बना दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब बीएसए में पार्ट चार हैं, फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो यही एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो सेक्शन वन से लेके 55 इंडियन एविडेंस एक्ट का है, इसको अब दो पार्ट्स में तोड़ दिया है इन लोगों ने, ठीक। तो ये आपका एक क्वेश्चन अगर बन गया इंडेक्स बेसिस पे कि कौन, ये पूछ लेगा, रेंज पूछ लेगा पार्ट्स के। तो ये आपको, क्योंकि ये न्यू चीज ऐड हुई है ना, तो ये पार्ट्स के अगर रेंज पूछेगा तो ये आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, ओके। तो पहला है हमारा सेक्शन नंबर वन, शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, ओके। इसमें क्या चीज चेंज हुई है, इसमें ये डेफिनेशन को वाइडर कर दिया है। जो बीएसए में आपकी डेफिनेशन है उसको इन्होंने वाइडर कर दिया है, और इसमें वाइडर करके कोर्ट मार्शल है ना, इसको पूरा इंक्लूड कर दिया है, सारे कोर्ट मार्शल। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या अलग था, इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट मार्शल में ये चीज बोली थी कि कोर्ट मार्शल अदर देन, और कौन से अदर देन, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, एयर फोर्स एक्ट, और इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट। इन इन एक्ट्स को हटा दिया था कि इस एक्ट के अलावा सब चीज इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर चलेगी। बट बीएसए में क्या किया कि इन एक्ट्स की जिक्र नहीं किया, इसका मतलब हर तरह के कोर्ट मार्शल की बात कर रहा है। ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट की हेडिंग में एक्सटेंट यूज हुआ था, जैसे यहाँ पे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट पढ़ते हैं ना हम, तो यहाँ पे एक्सटेंट नहीं है, एप्लीकेशन है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सटेंट वर्ड यूज था और बीएसए में एक्सटेंट वर्ड यूज नहीं है। ये एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे आप एक नंबर ले आएंगे, ठीक है। अब आप देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन नंबर वन था, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, सेक्शन नंबर टू जो था वो ओमिटेड था उसी में ही, और थ्री में आपकी इंटरप्रिटेशन थी। और उसी तरह से बीएसए में सेक्शन वन में शॉर्ट टाइटल है और टू में आपकी डेफिनेशन है, ठीक। तो आपको ये पिक्चर हो गई, सेक्शंस आपको याद हो गए इसके। और इसके साथ हमारा ये देखिए पार्ट टू जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट टू, वो आपका 59 और 60 जो सिलेबस का पार्ट है हमारा जो आ रहा है, तो वो पार्ट टू में फॉल कर रहा है। और आपको पता है कि बीएसए में एक एक्स्ट्रा पार्ट बना दिया था, तो ये पार्ट थ्री में फॉल करेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर दोनों में सेम रहेंगे। सेक्शन नंबर ये इनके ऐसे हैं, क्यों नहीं याद रहेगा सेक्शन नंबर इसका, अब आप ये बताइए। ये तो आपके सिलेबस में ये दे रखा है सेक्शन नंबर, तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपका 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए एविडेंस से और आप नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे तो कर रहे हैं, इजी है, आप लोग फिर कट ऑफ से माइनस आ जाएंगे पीछे, ठीक है। तो ये बीएसए में जो मैं कह रही हूँ, ये आपको पूरे सेक्शंस याद करने हैं और साथ में मैं आपको याद कराती जा रही हूँ, ठीक है। अब सेक्शन टू में हमारी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में पहले कोई भी ऐसे क्लॉज नहीं थे इंटरप्रिटेशन क्लॉज में इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो बीएसए में इन्होंने अब क्लॉज ऐड कर दिए हैं। अब जब क्लॉज ऐड किए हैं तो आपको क्लॉजेस याद रखने पड़ेंगे। अब इनको आपको ऐसे करके बना लीजिए, जैसे जैसे आपकी मर्जी है, जैसे C2 बना लीजिए कि सी के भैया कोर्ट और कंक्लूसिव है, ठीक है। डी के आप, डी के तीन है शायद, दो है ना डिस्प्रूव्ड डॉक्यूमेंट, D2 बना लीजिए, D2 के टू हैं आपके, ठीक है। ई का आपका एक है, D2E, ऐसे करके आपको थोड़ा सा ना कुछ ऐसे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब डेफिनेशन में जो चीज जिस डेफिनेशन में चेंज हुई है
मैं वो आपको बताऊंगी क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी आपको ये क्लॉज नए के याद रखने, पुराने में डेफिनेशन का कोई क्लॉज नहीं था, तो आपको डेफिनेशन का कोई क्लॉज नहीं याद रखना है पुराने का बस डेफिनेशन सेक्शन 3 में था इंटरप्रिटेशन, और साथ में सेक्शन 4 जो था पुराने वाले का, जो प्रिजम्पशन की बात करता था, बस। अब वो नहीं है, वो इन्होंने क्योंकि ये दोनों को मर्ज करके बीएसए में सेक्शन 2 में कर दिया। ठीक है, एम आई क्लियर? अब देखिए जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है बीएसए में, इसमें एक ये वर्ड इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ये इन्होंने ऐड कर दिया है, पहले ये चीज नहीं थी। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये चाहे पुराने से पूछे चाहे नए से पूछे कि क्या चीज नई ऐड हुई है या क्या चीज पहले नहीं थी अब है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, ये आप कर लेंगे। साथ में इन्होंने एक इलस्ट्रेशन ये ऐड किया है, ये पूरा पूरा इलस्ट्रेशन। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा नया इलस्ट्रेशन ऐड हुआ है, सिक्स्थ इलस्ट्रेशन ऐड हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट किस में डिफाइंड है, तो डी में डिफाइंड है। क्या चीज पुराने में नहीं थी, तो ये चीज नहीं थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, ऐसे करके आपको चलना है। ठीक है, सेक्शन नंबर आपको पता है कि पुराने में सेक्शन एविडेंस में 3 में था इंटरप्रिटेशन, उसकी कोई क्लॉज नहीं थी। नए में 2D में है। दैट्स इट, और क्या बनेगा, है ना? इतना तो याद करना पड़ेगा, और इजी है प्री में तो याद करना क्योंकि कम है, लेकिन प्रीलिम्स सबसे टफेस्ट होता है आपका। ठीक है, ये भी याद रखिए। अब एविडेंस है, एविडेंस में क्या चीज नहीं ऐड हुई है, ये ओरल एविडेंस में इसने बोला है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दे सकते हैं ओरल एविडेंस। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है उसमें आप डॉक्यूमेंट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी दे सकते हैं, ये चीज नहीं ऐड हुई है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, फैक्ट्स में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक फैक्ट्स में जो था ना, फैक्ट्स में इलस्ट्रेशन दिए हैं 1 2 3 4। ठीक, तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें एक सिक्स्थ इलस्ट्रेशन भी था, जो बोलता था कि रेपुटेशन इज अ फैक्ट। ये इसकी बात करता था इंडियन एविडेंस एक्ट, इस रजिस्ट्रेशन की जो 6 नंबर था, इसको बीएसए में नहीं इंक्लूड किया है, बीएसए ने इस रजिस्ट्रेशन को रिमूव कर दिया है। अगर बाई चांस पूछ ले कि क्या चीज रिमूव हुई है फैक्ट के उससे, और ये क्वेश्चन बन जाए क्योंकि आप लोग ने पुरानी एविडेंस नहीं पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अभी तक मैंने सब चीज आपकी इसमें कवर कर ली है। अब देखिए क्लॉज 2, सेक्शन 2 का क्लॉज 2 जो है, ये कहता है कि जो भी वर्ड्स यहाँ यूज हुए हैं लेकिन डिफाइन नहीं हुए हैं, तो वो कहाँ से लिए जाएंगे, हमें सबका पता है। ठीक है, तो ये आईटी एक्ट की बात कर रहा है, बीएनएसएस से आप लेंगे और बीएनएस से लेंगे, ये 3 जगह से। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है 2 + 2 का। अब आपको ये देखना है, मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 4 था, जो कि प्रिजम्पशन की बात कर रहा था, मे शैल और कंक्लूसिव, ठीक है, वो अब सेक्शन 2 में ही ऐड कर दिया है, 2 ऑफ बीएसए में। तो आपको एक समझ में आ गया कि एक सेक्शन तो, जो सेक्शन 2 इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 2 तो ओमिट था, 3 में इंटरप्रिटेशन था, फोर्थ में आपकी प्रिजम्पशन थी। ठीक है, फोर्थ में आपकी प्रिजम्पशन थी, तो ये 2 सेक्शन तो ऑलरेडी हट गए। जब आपके ये 2 सेक्शन हट गए, तो जो चीज आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 से स्टार्ट हो रही थी, तो वही चीज आपकी बीएसए में सेक्शन 4 से स्टार्ट हो रही है। तो सेक्शन 4 से लेके आपका कन्फेशन जहाँ यूज हो रहा है, कन्फेशन, वहां तक सेम सीक्वेंस चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और जब आपकी कन्फेशन है, जब कन्फेशन आपका, अगर हम इंडियन बीएसए में ले रहे हैं तो 22 और 23 में स्टार्ट हो रहा है, और 24 में कन्फेशन, ये बीएसए में डील कर रहा है। और वही जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशन को डील करते हैं, तो वो आपका 24 से लेके 30 डील करता है। अब क्यों करता है? क्योंकि इसमें जितने सेक्शंस थे उसको ग्रुप बना के इन्हीं में ही जोड़ दिया है। तो ये भी आपका क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से आपके इसमें से एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ना कंपैरिजन का, ना डायरेक्ट सेक्शन का, ना इंडेक्स का। अब आपको केस लॉज और इन सब पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अदरवाइज अगर ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं राजस्थान एपीओ में, तो इसमें एविडेंस का एक भी गलत नहीं होना चाहिए आपका, जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर 2 पे और पार्ट 2 पे। अब आपको पता है ये पार्ट 2 न्यू ऐड हुआ है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में पार्ट 1 जो था वो 1 से लेके 55 तक की बात कर रहा था,
लेकिन बीएसए ने एक और पार्ट ऐड कर दिया कि डेफिनेशन तक उसने पार्ट 1 कर दिया और ये रेलेवेंसी की इसने 3 से स्टार्ट कर दी अपनी। ठीक है, ये है पार्ट 2। अब आप देखिए, अब पार्ट 2 में जो सेक्शन हमें ये पढ़ने हैं वही चीज यही नीचे जा रही है। देखिए -2 कर दिया ना आपने, -2 कर दिया, इंडियन एविडेंस एक्ट में -2 कर दिया, या बीएसए में +2 कर दिया, तो इंडियन एविडेंस एक्ट आपका निकल कर आ रहा है। ये वाला बस मैंने आपको बोला है कि ये एक साथ मर्ज हुआ है, तो ये भी मैं आपको आने बता दूंगी। अब ये मर्ज हुआ है तो ये डाइंग डिक्लेरेशन का ये है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि नए वाला 26 डील करता है तो पुराना 32 डील करता था। ये ओपिनियन है, ओपिनियन आपको ऐसे एज इट इज एविडेंस का याद रखना है। ठीक है, ये आपका कंसेंट वाला है क्रिमिनल केसेस में, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक, चैप्टर 2 में आपको इतने कम चीजें पूछ रहा है और इससे भी एक क्वेश्चन आपका इंडेक्स का गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेक्शन 3 में कोई चेंजेस नहीं है, तो हम कोई चेंजेस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा कंपैरिजन क्लास है। अब सेक्शन 4 जो है ये रेस जेस्टे की जो बात करता है, उसमें इसने ये हेडिंग दी है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। तो एक क्वेश्चन अगर बन सकता है कि कौन सी न्यू हेडिंग ऐड हुई है, तो ये वाली ऐड हुई है न्यू हेडिंग। ठीक, और इसके साथ एक ये वर्ड ऐड हुआ है अंदर डेफिनेशन के अंदर कि और अ रेलेवेंट फैक्ट। इससे कोई बहुत ज्यादा चेंज आता नहीं है, लेकिन ये ऐड हुआ है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? ठीक है, तो लेकिन हम इसको अब मार्क कर रहे हैं तो आप अपने बेरेक में मार्क कर लीजिएगा। इसी तरह से जब आप सेक्शन 5 की बात करते हैं, तो इसकी सेक्शन 5 की हेडिंग में ये वर्ड इंक्लूड हुआ है रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, सेक्शन 5 भी बिल्कुल आपका पुराने जैसा ही है। अब सेक्शन 6 जो है, सेक्शन 6 में क्या चेंज आया है? पुराना जो सेक्शन, अब ये सेक्शन 6 हमारा बीएसए का है, तो ओल्ड ये सेक्शन 8 होगा। ये सब आपको पता चल गया है। तो ये जो ये है ना 1 और 2, ये बस ऐड हुआ है। इससे पहले ये पैरा में था, ओल्ड वाले में ये पैरा में था। अब इन्होंने पैरों को बस 1 और 2 लिख दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। ये भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा इससे। ठीक है, अब आते हैं हम आपके सेक्शन 7 पे। अगर ये 7 है तो पुराना का ये 9 होगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा ऐसे करके। अब इसमें बस एक हेडिंग में फैक्ट इन इशू नया ऐड हुआ है, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आप इसको ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपके आते हैं 9 में। 9 बिल्कुल आपका ये 9 है, तो ये पुराना वाला 11 होगा। ठीक है, पुराना 11 होगा। बस 10 और 11 आपसे पूछ नहीं रहा है। अब हम सीधे आते हैं 12 में। 12 में हमें पता है कि कोई चेंज नहीं हुआ है, तो 12 का इसमें सेक्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 12 है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट का ये हो जाएगा। अब आप आइए 12 के बाद आपका आता है 13। 13 में भी आपका कोई चेंज नहीं आया। अगर ये 13 है तो इंडियन एविडेंस एक्ट का ये 15 बन जाएगा। ठीक, अब 14 से लेके 21 हमारे नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। अब है आपका ये कन्फेशन। ठीक है, अब देखिए कन्फेशन बीएसए में 22, 23, 24 तीन सेक्शन है बस, 22, 23, 24। और इंडियन एविडेंस एक्ट में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन्होंने यही 6 सेक्शन को एक साथ 3 सेक्शन में जोड़ दिया है। ठीक है, अब कैसे जोड़ा है? अब देखिए, जो बात कर रहा है सेक्शन 22 बीएसए की। ठीक है, तो यही बात थी जिसमें बात करता है कि अगर आप थ्रेट, इंड्यूसमेंट से, कोवर्जन से, प्रॉमिस से अगर आप कोई भी एविडेंस ले रहे हैं, तो वो रेलेवेंट होगा कि नॉट रेलेवेंट होगा, इसकी बात कर रहा है। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट का 24 था। 24। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा इसके आगे, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, अब इंडियन एविडेंस एक्ट का ये 24 था, और 25 जो था वो था पुलिस ऑफिसर की बात कर रहा था, जो 23 में बात कर रहा है। इसको मैं आपको एक साथ, ये जो पुराना वाला इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, ये आप लिख लीजिएगा कि जब आप पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं वो 25 की बात करता है, जब आप पुलिस कस्टडी में देते हैं तो वो 26 है, और जब पुलिस कस्टडी के बाद कोई चीज डिस्कवर होती है जैसे दृश्यम और ऐसी मूवीज में, वो 27 में बात कर रहा है। तो ये तीनों एक ही चीज है कि पुलिस के सामने आप दे रहे हो, पुलिस कस्टडी में दे रहे हो, और कोई चीज डिस्कवर हो रही है। तो इन दोनों का इन तीनों को जोड़ के इन्होंने 23 सेक्शन नंबर बना दिया। ये तीनों 23 हैं। अब बचा हमारा 22। तो 22 में क्या है? पहला है थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस, जो 22 का ये बात कर रहा है।
अब दूसरा थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस की बात करता है 28 कि हम उसको जब रिमूव कर दे रहे हैं किसी भी तरह थ्रेट प्रॉमिस को, उसके बाद जो हमें एविडेंस मिल रहा है वो रेलेवेंट कैसे होगा। ये 28 था, ये इसको प्रोवाइजो में ऐड कर दिया है कि प्रोवाइडेड इफ कन्फेशन मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट, कोर्ट की ओपिनियन में अगर वो फुल्ली रिमूव हो गया तो वो रेलेवेंट होगा। ये जो 28 था ये इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि यही थ्रेड 24 थ्रेड की बात कर रहा है, 28 उसके रिमूवल की बात कर रहा है, और 29 फर्दर क्या बात कर रहा है कि लेकिन अगर आप कोई भी चीज प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में दे रहे हो या कोई डिसेप्शन हुआ है तो उस केस में आपका ये रेलेवेंट होगा। ठीक, 29 इसकी बात करता था तो ये इसमें ऐड कर दिया। अब ये तीनों एक जैसे थे, इन तीनों को यहाँ ले आए। अब आपको बस ये याद रखना, अगर उसने पूछ लिया कि ये किस में है प्रोवाइजो, मतलब 28 जो अभी का सेक्शन 28 है वो मतलब इसने ये पूछ लिया कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 28 बीएसए में कहाँ है। ठीक, क्वेश्चन ये पूछ लिया और ऑप्शन दे दिया तो आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, सेक्शन नंबर 22 का प्रोवाइजो वन वन है। और उसी तरह से उसने पूछ लिया कि 29 इंडियन एविडेंस एक्ट का बीएसए में कहा है, तो आप लिखेंगे सेक्शन 22 का प्रोवाइजो नंबर 2। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब सेम हम आते हैं इसमें कि जो मैंने आपको पुलिस ऑफिसर वाला बताया ये 25 था, जब आप कस्टडी में दे रहे हैं ये 26 था, और जब आप उससे कोई चीज डिस्कवर हो रही है ये 27 था। हो गया, ये भी हो गया, इसके भी सेक्शन से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपका एक 24 है। ठीक है, ये जो 24 है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का 30 था। सारे मटेरियल सेम है, अंदर के मटेरियल सेम है। ठीक है, तो पुराना एक्ट आपको क्यों पढ़ना है, कुछ जो नया चेंज हुआ है कुछ हटा है वही तो पता है, वो मैं आपको जैसे बताती जा रही हूँ उसको कर लीजिए। अब आप बस 24 में एक इम्पॉर्टेंट आपका तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, 30 क्लॉज में था मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट के, एक ये न्यू एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है। ठीक है, जो सेक्शन 24 बात करता है कि जब आपका कन्फेशन, जब दो लोगों का ट्रायल हो रहा होता है, दो लोग का सेम केस के लिए ट्रायल होता है, तो एक अगर कोई कन्फेस करता है तो दूसरे पे वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, इससे आपका क्वेश्चन भी बनता है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन 2 ऐड हुई है कि जो प्रोक्लेम्ड पर्सन होते हैं ना उनकी बात करिए, जो 84 ऑफ बीएनएसएस में है, ये आपका अंदर का क्वेश्चन भी बनेगा इसका। ठीक है, उनको माना जाएगा कि वो जॉइंट ट्रायल में, अगर कोई एक फरार भी हो गया भाग भी गया तो दूसरा एक जो पकड़ा गया है उसके पार्टी का जो भी कन्फेशन देगा वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन 2 ऐड हुआ है, बात करता है 84 बीएनएसएस की और बात करता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, ये क्वेश्चन बनेंगे इससे। ठीक, इसके बाद आप आते हैं सेक्शन 26 पे। ये सेक्शन 26 बीएसए की बात करता है, जो पर्सन कैन नॉट बी फाउंड, डाइंग डिक्लेरेशन, सारी चीजें जो रिलेशनशिप और विल की बात करता है। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में ये सेक्शन 32 था, अंदर कुछ भी चेंज नहीं आया है। जो आप 26 में अभी बीएसए में पढ़ेंगे वही एज इट इज इंडियन 32 में था, बस आपको सेक्शन याद करना है और ये क्लॉजेज याद करने हैं कि किस क्लॉज में ये ऑर्डिनरी कोर्स बी में बोल रहा है प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट अगेंस्ट, ये सी में बोल रहा है, डी में ये एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक और कस्टम इसकी बात कर रहा है, ई में ये बात कर रहा है रिलेशनशिप की बाई ब्लड और ये। ठीक है, एफ में बात कर रहा है रिलेशनशिप की, लेकिन इसमें होगा कि एक डिसीज्ड एक पर्सन जिंदा है, एक में है कि दोनों डेथ है, डेड है। ये बात कर रहा है डेड विल की बात कर रहा है। ठीक है, ये बात करता है रिप्रेजेंटेशन की, नंबर ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव वाले की। ये आपको इसके इलस्ट्रेशन, किसी के इलस्ट्रेशन भी नहीं छोड़ने आपको, लेकिन हमारी कंपैरिजन क्लास है तो हम उस पर स्टिक रहेंगे जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उस पर। ये आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक, अब हमारा सीधे है सिलेबस में ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ठीक, एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये हमारी बात करता है 39 से 45, सेम एज इट इज 45 से 51 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में एक क्लॉज 45A भी था और एक 47A भी था, जो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते थे दोनों, क्योंकि इलेक्ट ए था ना, जो भी इंडियन एविडेंस एक्ट में ए थे ना, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक वाले ऐड हुए थे अमेंडमेंट से। ये इतना आपको याद नहीं करना है, लेकिन ये बेसिक क्लियर आपको बता रही हूँ चीजें। तो ये चीज थी, बाकी सेक्शन नंबर वही थे, सब चीज वही थी।
उसी को एज इट इज इन्होंने इसमें कर दिया है। बस ये जो जहाँ 45A था वहां पे इसका एक क्लॉज बना दिया है। जैसे आपका ये 39 है, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट का 45 हुआ, और इसके साथ 45A भी हुआ इसके अंदर। तो 45 तो ये क्लॉज है 1, और जो 45A है वो है क्लॉज 2। ये आपकी 45A की बात करता है। ठीक है, कि ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ठीक, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। इलस्ट्रेशन आपको सबके पढ़ने हैं, कुछ नहीं छोड़ना है। सेम उसी तरह से जो आपका 41 था, जो कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का 47 था, ठीक है, ये आपका 46 हो गया। ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का 46 हो गया। जो 47 था वो तो ये है, और जो 47A था वो ये है, जो कि बात करता था ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट। ठीक, इलस्ट्रेशन सबके याद रखने हैं। ये आपका क्या था, 48 था। 44 जो था आपका ये 49 था, और 45 जो था ये आपका 50 था। ठीक है, ये हो गया हमारा। अंदर का कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज चेंज हुई है, मैं आपको बताना भूल गई थी, एक में 39 में ये और एनी अदर फील्ड, इसका मतलब इन्होंने जो एक्सपर्ट ओपिनियन के जो पहले ग्राउंड्स थे ना, कि कहाँ पे ओपिनियन ले रहे थे, वो फॉरेन लॉ में, ना कि इंडियन लॉ में। फॉरेन लॉ में साइंस पे, आर्ट पे, या और एनी अदर फील्ड जिसकी आइडेंटिटी हैंड राइटिंग की देख रहे थे, फिंगर इंप्रेशन की। ठीक, तो इन्होंने ये और एनी अदर फील्ड करके इन्होंने इसका क्राइटेरिया बढ़ा दिया है, कि अगर हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहें तो उसकी फील्ड जो है एक्सपर्ट ओपिनियन की, हमने उसकी फील्ड का दायरा जो है बढ़ा दिया है, और अदर फील्ड को जोड़कर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा इससे। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने, करेक्टर कब रेलेवेंट होता है। इस हेडिंग पे सिर्फ 3 प्रोविजन पूछे हैं, जो बीएसए का 47, 48 और 49 है, और इंडियन एविडेंस एक्ट में ये 53, 53A क्योंकि ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ होगा उस टाइम पे, ठीक, और 54, ये 3 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन। कैसे नहीं याद होंगे आपको। ये बात करता है कि 47 किसकी बात करता है, कि इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करेक्टर रेलेवेंट है। ठीक है, प्रीवियस गुड करेक्टर आप दे सकते हो एविडेंस। ये 53 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। उसी तरह 48 जो है, जो उस टाइम का 53A था। 48 ये याद करना है ऐसे करके, कि एविडेंस ऑफ करेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट इन सर्टेन केसेस, कि प्रीवियस सेक्सुअल कंसेंट जो है नहीं रेलेवेंट होगा। अब इसमें ये सेक्शन है आपके, ठीक है, तो आपको इसके मैं बता देती हूँ कि ओल्ड सेक्शंस क्या हैं आपके। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि मैंने ये लिखा है ना कि 74 से लेके 78 जो है वो आपका 354 और 354A B C D है, जो आपकी आउटरेजिंग मोडेस्टी की बात करता है। फिर ए जो है सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है। फिर आपकी डिसरोब करने की, फिर डिसरोब के बाद फिर आपकी वोयरिज्म की और स्टॉकिंग की बात करता है। इसी तरह से आपको इसके भी पुराने लिख लेने हैं। ठीक है, ये आपके हो गए कैरेक्टर की बात। ठीक है, जैसे मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इसने और क्या चीज पूछी थी। जैसे मैंने ये आपको बता दिया है, इसके अलावा पुराने सेक्शन में 376 था इंडियन एविडेंस एक्ट के, 376 था। ठीक है, 376 में ए से लेके फिर आपका D B तक था। ठीक है, और फिर एक ई था, प्लस ई था। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, या आप इनको पुराने उसमें लिखेंगे। एक बार मैं बता ही देती हूँ, आप लोग ऐसे कंफ्यूज फिर होंगे। पुराने में आपका 376 था। अब ये आप जाके आईपीसी का लिख के इसके आगे हेडिंग लिख लीजिएगा, कि 376 ऑफ आईपीसी क्या था, उसको आगे लिख लीजिएगा। ठीक, फिर 376A ऑफ आईपीसी आपका क्या है, 376AB ऑफ आईपीसी। ठीक है, फिर 376B, ये क्योंकि ये बाद में अमेंडमेंट से ऐड हुआ थे, ये तो ऐड हुए थे बाद में और हुए थे। फिर बी के बाद सी है, फिर डी है। डी में फिर अमेंडमेंट हुआ था DA और DB करके, फिर एक ई था आपका, बस। ठीक, ये वुमेन्स वाले हैं। उसके अलावा आपका अब आते हैं हम आपके सेक्शन 49 पे।
सेक्शन 49 पुराने वाले का 54 था, जो बात करता है कि प्रीवियस बैड करेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, एक्सेप्ट इन रिप्लाई और एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन 2, ये एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। बस आपको इसके अंदर के सेक्शंस जो है ना आईपीसी के और बीएनएस के, ये आपको लिख लेने हैं, ठीक है, और उसका एक चार्ट बना लेना है कंपैरिजन करके, ऐसे करके। अब सीधे हम आते हैं 54 और 55 ऑफ बीएसए। 54 और 55 ऑफ बीएसए, ये हमारा चैप्टर 4 है, ठीक, बीएसए में, और इसकी हेडिंग है ऑफ ओरल एविडेंस। सेम इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ये चैप्टर 4 है, और इसके दो सेक्शन है 59 और 60। अब जो सेक्शन 54 है वही आपका सेक्शन 59 है, अंदर की सारी चीजें सेम है कि ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, ठीक है। और 55 जो है, ठीक, वो सेम जो है आपका 60 है। बस आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें ये जो है ना हेडिंग 1 2 3 ये नहीं था, पैरावाइज थे, ये क्वेश्चन इसका नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि सेक्शंस कौन से हैं, अगर सेक्शंस का पूछेगा, बाकी तो हमारे पे अंदर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बीएसए का कंपैरिजन, ठीक है। मैंने आपको बीएसए और इंडियन एविडेंस एक्ट का कंपैरिजन बता दिया है, आपको ऐसे ही करना है, इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसना है। सेक्शन नंबर मैंने आपको साथ में लिखा दिए हैं उसमें। और अब आपको इसमें और कंप्लीट करने के लिए, बीएसए को इस लेक्चर के बाद कंप्लीट करने के लिए आपको अपने साइड से क्या करना है, एक बार आपको बेयर एक्ट की रीडिंग करनी है बीएसए की, अंदर के जो मटेरियल्स हैं, असेंशियल्स हैं, उनको आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे, मटेरियल्स रहेंगे आपके, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो क्वेश्चन का पार्ट बनेंगे आपके, जितने भी एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपका क्वेश्चन के पार्ट बनेंगे, ठीक है। कौन सा इलस्ट्रेशन रिमूव हुआ है मैंने वो आपको बता दिया है, क्या चीजें न्यू ऐड हुई हैं मैंने ये भी बता दिया है कि उनसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको अंदर के मटेरियल पढ़ के नहीं बताए, वो आपको खुद पढ़ना है। मैंने आपको इलस्ट्रेशन पढ़ के नहीं बताया, ये आपको खुद पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन नहीं बताया, वो भी आपको खुद पढ़ना है। अब ये पढ़ने के बाद आपको मेरे टेलीग्राम पे आपको मैंने पीडीएफ दी है परीक्षा मंथन की, परीक्षा मंथन की, ठीक है। और ये परीक्षा मंथन मेरे पास क्योंकि इंग्लिश में है तो मैंने सिर्फ आपको इंग्लिश में ही दी है। हिंदी मीडियम वाले आई एम सॉरी प्लीज, क्योंकि मेरे पास नहीं है हिंदी मीडियम का अभी कुछ भी। धीरे धीरे मैं चीजें ग्रो करूंगी अपना, तो मैं हिंदी मीडियम के भी मटेरियल्स लेकर आऊंगी, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है। तो मैंने इंग्लिश की आपको परीक्षा मंथन आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की भी दी है और बीएसए की भी दी है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 55 तक आपको करने हैं, वो भी 55 में बीच के 10-20 सेक्शन करने ही नहीं है, ठीक। तो इनके आप एमसीक्यूज लगा लीजिएगा पीवाईक्यू के। मैंने आपको इसके केस के वन परीक्षा मंथन की ही वन लाइनर भी दी है, आप इस रिलेटेड सेक्शंस के वन लाइनर केसेस देख लीजिए। वन लाइनर के साथ मैंने जो एमसीक्यूज केस पूछते हैं ना, ठीक है, किसी भी स्टेट में, परीक्षा मंथन की ही ये भी दी है। इन तीनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। इसको आपको जब रिवीजन करना है ना, जिस दिन आप बीएसए रिवाइज करेंगे, आपको ऐसे करके तब आपका बीएसए ये कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर आप कोई मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ मॉक टेस्ट लगाने के लिए। मेरे पास जो मॉक टेस्ट है, इसके लिए आपको इस नंबर पे अपना नाम भी लिखना पड़ेगा, साथ में आपको राजस्थान एपीओ लिखना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज भी लिखनी पड़ेगी, तो आपको टेस्ट सीरीज की डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरी टेस्ट सीरीज आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगी, ठीक है। और एकदम लास्ट में फिर हम उसको मॉक टेस्ट भी देंगे, जो मिक्स मॉक 100 मार्क्स का आता है। टेस्ट सीरीज आपको ओएमआर, ये मॉक वाली जो है आपको ओएमआर फिल करके मुझे देना है, मैं आपके रैंकिंग और सब चीज इवेल्युएट करके आप लोगों को दूंगी। मॉक टेस्ट में साथ में हिंदी और इंग्लिश के, हिंदी के मैंने 300 प्लस क्वेश्चंस बनाए हैं, सेम इंग्लिश के भी 300 प्लस क्वेश्चंस बनाए हैं। फ्रेंड्स ये सब तो इंग्लिश में है टेस्ट सीरीज, लेकिन जो मॉक वाली बनेगी ना, जो 5 मॉक बनेंगे, ये मैं बाइलिंगुअल लाऊंगी, ठीक है। जो हिंदी मीडियम्स वाले हैं उनकी ये प्रॉब्लम थी, तो मॉक टेस्ट वाला ना मैं आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा। तो आप टेस्ट सीरीज के लिए आप ये चीज कर सकते हैं, और आपको इसको रिवाइज कैसे करना है मैंने आपको ये भी बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में आपका आईपीसी और बीएनएस लेकर आऊंगी।
उसके बाद मैं आपका बीएनएसएस और सीआरपीसी लेके आऊंगी। ये आपके फिर कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में जो डाउट है या सेक्शंस याद करने में, उसको मैं आपको ऐसे करके सिंप्लीफाई कर दूंगी। और उसके बाद अभी मैं आपको कुछ रिविजन्स के टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको बता देती हूँ, ठीक है, वीडियोस में यूट्यूब के। आप लोग वहां से जिसका जो वीक पॉइंट है आप वो टॉपिक देख लीजिएगा, ठीक है। मैं टॉपिक वाइज इसीलिए लेकर आऊंगी। जिसने भी अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट है आप लोगों को। टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। हम सबको डेली पढ़ाई करनी है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है। जिस दिन आपका पढ़ाई करने का मन नहीं भी कर रहा है तो आप हाफ डे का ब्रेक लीजिए और फिर नेक्स्ट डे फिर से पढ़ने बैठ जाइए। ओके, थैंक यू।